जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RWA वाला पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पांडव सीरीज की क्लास नंबर 2, जो कि आपके SSC के किसी भी एग्जाम्स के लिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास की हम फ्री ई बुक आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। और ये देखिए, हमारी जो PDF है, टाइपिंग PDF हमारी होती हैं, जो आपके कुमार गौरव सर कराते हैं, उनकी टाइपिंग हम कराते हैं, तब आपको हम बेस्ट तरीके से इन्हें प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब हम बता देते हैं कि आपको ये PDF कहाँ मिलने वाली है। तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RWA UPP री एग्ज़ाम, इस पर आपको ये प्रोवाइड करा दी जाती है। हमारा सेकंड चैनल RWA वाला हमारे चैनल के नाम से ही है, जो कि टेलीग्राम पर है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको ये प्रोवाइड करा दी जाती है। आपको ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए अब आज की जो क्लास है उसकी हम स्टार्टिंग करते हैं। जो पांडव सीरीज है 2, तो इसमें आपका जो फर्स्ट पॉइंट बनता है वो आपका आलमगीर। आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो आपके औरंगजेब, और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1707 ईस्वी में हुई थी। अगला है आपका आलमगीर का अर्थ क्या होता है? क्या पूछा है? आलमगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता, यानी कि जो दुनिया को जीतने वाला होता है। विश्व विजेता होता है जिसने दुनिया को जीता हो। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए देखा गया है। अगला है आपका समुद्रगुप्त को कविराज भी इन्हें कहा गया है। और समुद्रगुप्त को नेपोलियन किसने कहा था? तो वो है आपके BS स्मिथ देखने को मिलते हैं। आपका जो बिंदुसार है, बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स की उपाधि दी गई है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स के नाम से भी जाना जाता है। बीबी का मकबरा, जिसे ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है, ये किसने बनवाया था? तो ये औरंगजेब ने बनवाया था। कानपुर अधिवेशन आपका 1925 में हुआ था, जिसमें आपका सरोजिनी नायडू अध्यक्षा रही थी, जो कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष देखने को मिलती हैं। जबकि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट देखने को मिलती हैं, और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू देखने को मिलती हैं, जिन्होंने कानपुर अधिवेशन 1925 में किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई, जिसमें आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसमें शामिल रहे स्थापना में। अगला है आपका कि जो आपका साइमन कमीशन है, ये जो साइमन कमीशन है आपका, ये 1927 में इसका डेवलप हुआ ये। और ये भारत कब आया था? तो ये 1928 को ये भारत आया था। लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था, किसका? साइमन कमीशन का। तो इन पर क्या हुआ? इन पर लाठी चार्ज कर दिया गया और इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, और सभी के सभी विदेशी अर्थात ब्रिटिश मूल के देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको विरोध किया गया, और साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया। अगला है आपका गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये आपका 1931 में हुआ था, और इस गांधी इरविन समझौता के बाद ही कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जो कि आपका 7 सितंबर 1931 से इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि लंदन से इसकी शुरुआत की गई थी। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी शानदार फॉर्मेट में हम आपको डेली क्लास प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो अब आपका जो अगला पॉइंट यहाँ से बनता है वह आपका NDP की गणना। तो GDP और मूल्यह्रास को अगर आप घटा दोगे, यानी GDP में जो कि मार्केट प्राइस पर जो GDP होती है, उसमें से अगर आप मूल्यह्रास को हटा दोगे तो वो आपका NDP की गणना हो जाएगी उत्पादन लागत पर। अगला आपका फैक्टर कॉस्ट क्या है? जो फैक्टर कॉस्ट है आपका, ये मार्केट प्राइस में से यदि आप NIT अर्थात नेट डायरेक्ट टैक्स को यदि आप घटा देते हैं तो आपको फैक्टर कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। NIT आपका अप्रत्यक्ष कर में से यदि आप सब्सिडी को घटा देते हैं तो आपको NIT अर्थात नेट इनडायरेक्ट टैक्स की आपको वैल्यू पता चल जाएगी। ये आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित सवाल है। अगला है आपका पारसी समुदाय का त्यौहार कौन सा है? तो वो आपका नवरोज त्यौहार है, जिसे पारसी नववर्ष भी कहा जाता है। ये आपका जो 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उनमें शामिल है पारसी समुदाय का जो नवरोज महोत्सव है। अगला है आपका कि बौद्धों का जो त्यौहार है वो वैशाख पूर्णिमा है। लोसर बौद्धों का त्यौहार है, जो कि लद्दाख और अरुणाचल में मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव आपका लद्दाख में मनाया जाता है, ये भी आपका बौद्धों का त्यौहार है। जो सागा दावा है आपका, ये भी आपका सिक्किम में मनाया जाता है, और ये भी आपका बौद्धों का ही त्यौहार देखने को मिलता है। यहूदियों का जो त्यौहार है वो हुनक्का और सुकोत है। जैन धर्म के त्यौहार
पर्यूषण मीनाक्षी दुक्कड़म आपका देखने को मिलता है। आपके अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। इसमें जो आपके अध्यक्ष बने थे वो बेबेल, जो कि एक वायसराय थे उस समय, और उपाध्यक्ष आपके पंडित नेहरू। रक्षा मंत्रालय आपको बलदेव सिंह को दिया गया, और गृह मंत्रालय किसे दिया गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। विदेश मंत्रालय पंडित नेहरू के पास था, और वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान के पास देखने को मिलता है। स्वतंत्र भारत अर्थात 1947 का जो भारत था, स्वतंत्र भारत के जो पहले वित्त मंत्री थे वो षणमुख शेट्टी देखने को मिलते हैं। और आपका गणतंत्र भारत के 1950 अर्थात के फर्स्ट वित्त मंत्री आपके जॉन मैथाई देखने को मिलते हैं। और वर्तमान वित्त मंत्री कौन है तो निर्मला सीतारमण देखने को मिलती हैं। अगला है आपका हरित क्रांति से संबंधित पॉइंट है कि शुरुआत इसकी 1969 को की गई। हरित क्रांति जो शब्द है वो विलियम गॉड ने दिया था। हरित क्रांति में विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग देखने को मिलते हैं। और भारतीय हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, जिनका 2023 में निधन हुआ, और मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न 2024 दिया गया। इसलिए जो हरित क्रांति इसका लक्ष्य था गेहूं और चावल का उत्पादन करना भारत में। क्षेत्र इसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान देखने को मिलता है। अधिक उत्पादन वाले बीज और केमिकल और सिंचाई का और टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया गया था। अगर आपसे पूछता है तो इसमें किस किस का प्रयोग किया गया तो अधिक उत्पादन वाले बीज, केमिकल्स, सिंचाई का भरपूर प्रयोग किया गया, और टेक्नोलॉजी का भी इसमें यूज रहा था। अगला आपका नाटो का जो नवीनतम सदस्य है वो 32वां सदस्य जुड़ा है वो आपका स्वीडन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नाटो के सदस्य होते हैं वो टोटल 32 सदस्य हैं। तो इसमें जो 31वां सदस्य था वो कौन था तो 31वां सदस्य आपका फिनलैंड देखने को मिलता है। नाटो की जो फुल फॉर्म है वो आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1949 में डेवलप हुआ था। अगला आपका इसके सदस्य देश 32 हैं। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में देखने को मिलता है। 2024 का जो बैठक होस्ट हुई है वो वाशिंगटन डीसी में हुई है। इसके जो नए हेड हैं, नए अध्यक्ष मार्क रूटो बने हैं। किसके? नाटो के नए हेड कौन बने हैं तो वो आपके मार्क रूटो। अगला है आपका SCO। इसकी जो फुल फॉर्म है वो संघाई सहयोग संगठन, 1996 में स्थापना 5 देशों ने मिलकर की थी। 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल होता है, और फिर कितने देश हो गए? 6 देश हो गए। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसमें शामिल होते हैं, और 8 देश टोटल हो गए। ईरान 2023 में शामिल होता है, टोटल 9 देश, और 10वां देश जुड़ा है बेलारूस, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका बीजिंग चीन में देखने को मिलता है। आपसे पूछ लेंगे SCO का 10वां देश कौन सा बना है तो बेलारूस बना है शामिल होने वाला। जो आपका एशियान है 1967, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। इसका स्थापना इसकी जो बैंकॉक के घोषणा पत्र से हुई थी, और सदस्य इसमें 11 सदस्य हैं। जो आपका 11वां सदस्य है वो तिमोर लिस्टे देश देखने को मिलता है। अब आज का जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है वो आपका एशियान की फुल फॉर्म क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर देंगे। देखते हैं आप अपने लक्ष्य के प्रति कितना मेहनत कर रहे हैं, और आप इस डेडिकेशन को किस प्रकार से स्वीकार करते हैं। तो आपको एशियान की फुल फॉर्म क्या है उसको आपको जरूर से बताना है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष, इसके हेड कौन देखने को मिलते हैं। अगला है आपका G20 का जो मेजबान रहा है वो 2023 में भारत रहा है। 21वां सदस्य इसमें अफ्रीकन यूनियन जोड़ा गया G20 में। तो अब कितने देश हैं G20 में? 21 देश। जो आपका अफ्रीकन यूनियन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो अदिस अबाबा में है। इथियोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। यानी कि क्या कहा गया है कि जो इथियोपिया की राजधानी है वो अदिस अबाबा है, और अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो अदिस अबाबा है। अगला है आपका ब्रिक्स 2006 में डेवलप हुआ है, हेडक्वार्टर संघाई में देखने को मिलता है। इसके शुरुआती देश आपके ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन थे। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका को 2010 में शामिल किया गया। अब इसमें 5 देश और शामिल हुए हैं, जिसमें आपका सऊदी अरब, इथियोपिया, मिस्र, UAE और ईरान देखने को मिलते हैं। अगला है आपका राजेंद्र प्रसाद की बुक इंडिया डिवाइडेड देखने को मिलती है, और आपका APJ अब्दुल कलाम की बुक इंडिया 2020 विंग्स ऑफ फायर इग्नाइटेड माइंड, ये APJ अब्दुल कलाम की बुक देखने को मिलती हैं। KR नारायण की बुक मालगुडी डेज, द गाइड, द बैचलर ऑफ आर्ट देखने को मिलती हैं, और सैम पित्रोदा की जो बुक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। 16वां जो ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबान है वो आपका 2024 में, जो 16वां ब्रिक्स का जो मेजबान है वो रूस देखने को मिलता है। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे RWA वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ आप इसे ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर। और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे ई-बुक्स के जो फॉर्मेट हमारे रनिंग में है वो भी आपको उनकी जानकारी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है।
तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।